welcome all of you on platform of Europedia and ECP, and this video is related to current topics of environmental science, environmental engineering. Environmental science is one of the very important domain for jobs, and every state has jobs in its state pollution control board. अभी आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जॉब्स निकली हैं और वो HPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट कर रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। इसका जो सिलेबस है वो मेंशन तो नहीं है, लेकिन इसके सिलेबस के दो पार्ट होते हैं, एक जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, दूसरा जो करंट रिलेटेड टॉपिक हैं। ये मेरा थर्ड वीडियो है जो टॉपिक से रिलेटेड है फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड हम पहले कवर कर चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, और ये एजेंडा 21 के ऊपर वीडियो है। मैं आपको 100 टॉपिक्स दे चुका हूँ जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और इनके ऊपर एक बुक लिखी जा चुकी है यूरोपीडिया पब्लिकेशन की। अब वो बुक भी ले सकते हैं, और उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं फॉर दिस एग्जाम तो आप वो बुक पढ़ें और आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें। लेट मी शो यू फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम व्हाट आर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। आप ये टॉपिक्स जो हैं 100 टॉपिक्स, इनको एक बार नोट करें और इनको तैयार करें। ये करंट से रिलेटेड आपके 100 टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। हम इन सारे टॉपिक्स को उस बुक में कवर कर चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे इसमें से आ सकता है, कैसे आपने उसका आंसर करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके 100 क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज करो, और सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रिपरेशन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा चुका है इन दैट पर्टिकुलर बुक। सो दे आर very important topics, 100 topics related to current part of environmental engineering. So all these topics are important. किसी न किसी एग्जाम में ये टॉपिक को पूछा जा चुका है, और आपको इनको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। इस चैनल पे हम 10 से 15 टॉपिक्स इनमें से कवर कर रहे हैं, और बाकी टॉपिक्स आपको यूरोपीडिया के पैनल पे, ECP के पैनल पे मिल जाएंगे। आप उनकी प्रिपरेशन करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जॉब है हिमाचल प्रदेश में, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एंड प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपने इसको भरा है तो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और इसकी तैयारी स्टार्ट करें। अब मैं ऑलरेडी क्योटो प्रोटोकॉल कवर कर चुका हूँ, एंड इसका क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपने इसका आंसर करना है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ कवर कर चुका हूँ। सो मेरा पहला लेक्चर आप क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर देख सकते हैं, एंड क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और उसके क्या क्रिटिसिज्म है, क्योटो प्रोटोकॉल की लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके की फीचर्स क्या हैं, कैसे आपने तैयार करने हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल के सारे जो कंक्लूजन क्या है उसका, और हमने उसको पेरिस एग्रीमेंट पे छोड़ा था, और फिर मैंने आपको कुछ और कंपैरिजन किया था रियो डी जेनेरो में क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट के बीच में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, और वो कौन सी हमारी 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, एंड 192 कंट्रीज कैसे डिवाइडेड हैं क्योटो प्रोटोकॉल को लेके, किसने इसमें रेटिफाई किया है और किसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद मैंने पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस किया था आपके साथ कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। सो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद पेरिस एग्रीमेंट आया, वो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया था, और वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का आउटकम था। क्या सिग्निफिकेंस था पेरिस एग्रीमेंट का, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और उसके की फीचर्स क्या थे वो हमने डिस्कस किया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने चैलेंजेस क्या थे पेरिस एग्रीमेंट के, उसके बारे में बात किया था। एंड पेरिस एग्रीमेंट का फिर हमने की फीचर्स को डिस्कस करने के बाद उसको कंक्लूड किया था। तो ये लेक्चर ऑलरेडी आपके पैनल पे पड़ा हुआ है, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। आज जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन वो है एजेंडा 21 क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 अर्थ समिट जो था आपका रियो डी जेनेरो समिट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली पार्ट था एजेंडा 21, एंड आपको उस एजेंडा 21 के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है, एजेंडा 21 है क्या। ये कंप्रीहेंसिव एक्शन प्लान था जो 178 गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किया था ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। अर्थ समिट अलग लेक्चर में कवर होगा। तो अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुई थी अर्थ समिट, और अर्थ समिट पहला एक इंटरनेशनल अटेम्प्ट था फॉर क्लाइमेट चेंज। लोगों को ये बताना कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी डायरेक्शन में ये इंटरनेशनल एफर्ट था।
सो इसका पूरा टाइटल था एजेंडा 21 अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एक्शन फ्रॉम रियो। तो एजेंडा 21 बेसिकली रियो डी जेनेरो में ही एक कंप्रिहेंसिव एक्शन प्लान को बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है एजेंडा 21 से। एजेंडा 21, एजेंडा 30, ये दो एजेंडाज हैं जो हमें कवर करने हैं, जो हमें पता होना चाहिए। एजेंडा 30 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं उनको कवर करने का एजेंडा है। सो एजेंडा 21 है क्या? वो ग्लोबल स्ट्रेटेजी बताता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है। क्या एक्शन प्लान है एजेंडा 21 का? सो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, और एजेंडा 30 भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। जो 17 गोल हैं, 17 गोल्स 2030 तक हमें अटेन करने हैं, 2015 से 30 के बीच में। सो एक्शन प्लान क्या है? पहले तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे सो दैट सस्टेनेबल यूज हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेंगे, क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करेंगे। पावर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पावर्टी एलिविएट हो जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्लाइमेट चेंज भी मिटिगेट होगा। सो एलिविएट पावर्टी एंड प्रमोट द सोशल इक्वेलिटी, एंड इंटीग्रेशन करना है सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का। पावर्टी को रिड्यूस करना, और आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 गोल्स, उसमें पावर्टी एलिवेशन भी एक कंपोनेंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? खासकर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर, वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? वाटर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज, हमें बेसिकली सिटी का जो प्लानिंग करना है वो इस तरीके से करना है कि हम ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना सकें, हम उसको मास मोबिलाइजेशन का रिसोर्स बना सकें अच्छे तरीके से, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं मेट्रो है, वेस्ट मैनेजमेंट और बेसिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी। कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है और बायोडाइवर्सिटी में इनका क्रूशियल रोल है। वेस्ट मैनेजमेंट, हमें रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है, और एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, और यूथ एंड वुमेन को उसमें इंक्लूड करना है इस सारी प्रोसेस में। कंक्लूजन इसका ये रहेगा कि एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग है, अनलाइक क्योटो प्रोटोकॉल जो बाइंडिंग था। लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट गाइड है, रेफरेंस है गवर्नमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की तरफ हमें चलना है। इसमें वो प्रिंसिपल मेंशन थे जो हमें फॉलो करने चाहिए, सो दैट हम बेसिकली अर्थ समिट में जो हमारा डिस्कस हुआ था कि हम सस्टेनेबल गोल की तरफ चलें, हम सस्टेनेबल बनाएं डेवलपमेंट को, और हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें। तो एजेंडा 21 अर्थ समिट का ही आउटकम था, और एजेंडा 21 एक वाइड पर्सपेक्टिव, एक एक्शन प्लान था गवर्नमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए कि आपको इस तरीके से आगे चलना है। ये एक टिपिकल राइटअप ऐसा होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके अलग अलग पार्ट हों तो कैसा राइटअप करना है, उस तरीके से आपको इसको आगे चलना है। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं, इसमें से ही आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं। 100 टॉपिक्स हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें एंड गो फॉर योर एग्जाम विद फुल प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।